ऐसे मोसेस मेहमान डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं डॉक्टर इब्राहिम? ठीक ठाक, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब। इन सागर योगी वजाहत साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वजाहत भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से? क्या बात है, काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात हुई आज से आपसे। क्या बात है सर, आपकी मुलाकात के भी नियम होते हैं ना सर, मिलने के। टिपिकल वर्ड होता है ना कि योगी लोग हमेशा साधु होते हैं। जी सर। तो उनके नियम भी होते हैं। हमेशा नहीं होते, कभी कभी हम जैसे भी होते हैं, साधु होते हैं, साधु। बट कभी हम आपने कभी वो प्रैक्टिस की है, वो जो साधु करते हैं ना कि कहीं चले जाते हैं काफी टाइम के लिए और वहाँ पर नहीं, मेरी वाइफ हमेशा ऐसा माहौल रखती है, मेरा दिल चाहता है कि चला जाऊं, लेकिन उसके लिए साधु होना जरूरी नहीं, शौर होना भी जरूरी है। अगर शौर भी औरतों की कंप्लेन है और ये इतनी जोर से जो हंस रहे हैं ना, इनके दिल की बात कर समझ तो गए होंगे आप। एक्चुअली सारे मर्दों का की बात है, डॉक्टर साहब जरा हल्के से हंसे, लेकिन ये कि सबके दिल में ये होता कहीं चले ही जाएं, जान छूटे। अच्छा सर ये भी हमें ताकत है या थोड़ी सी आज़ादी कि हम खुल के हंस सकते हैं, और सर डॉक्टर साहब तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसीलिए मॉर्निंग शोज में आता हूँ कि कम से कम घर से निकलने का एक बहाना तो होता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग साधु बनते हैं। सही बात है। नहीं करता, ऑफ कोर्स करता है। मैंने एक हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेडिकली साइंस के योगा इज़ ऑक्सीजन टेकिंग एक्सरसाइजेस। ट्रू। अब जितना आप फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं, आपकी बॉडी का एक एक सेल, जैसे उन्होंने बताया 84,000 पॉस्चर्स है, तो 84,000 पॉस्चर्स में लाखों करोड़ों सेल्स हैं। उस सेल्स में जाके जब ऑक्सीजनेशन जाती है उस सेल्स में, आप सोचो वो सेल्स हर रोज़ आपके कितने जनरेट नए हो रहे होंगे, जो आप डेली बेसिस पे सिर्फ सोते हुए उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वही चीज़ योगा में या एक्सरसाइजेज में या स्ट्रेचिंग में या अपने वेट बिल्डिंग में आप जितनी ऑक्सीजन से ले रहे होते हैं, योगा उसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आप बेसिकली इनहेल करते हैं और एक्सेल एक बहुत अच्छे अमाउंट में एक्सेल करते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सोचिए कि आप किसी भी एक्सरसाइज में ना ऑक्सीजन प्रॉपर सही ले सकते हैं। आप अगर फर्स्ट करें जॉग मार रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, आप इनहेल एक्सेल प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजनेशन आप प्रॉपर नहीं ले रहे। अगर आप एक एक सेल में ऑक्सीजनेशन लेंगे, जस्ट लाइक इन बिटवीन प्लांट्स, और ये जैसे योगा की मेन ट्रेनिंग्स और ये होती हैं, ये बेसिकली होती हैं जंगल्स में। और बड़े बड़े मेडिटेरियंस बने हुए हैं बाहर, अगर आप थाईलैंड में जाएँ या फॉरेस्ट में जाएँ तो बहुत बड़े बड़े मेडिटेरियन सेल्स बने हुए हैं, जहाँ पे हज़ारों लोग जो है जाते हैं और वहाँ काफ़ी दिन, जैसे आप एक बात कह रही थी, ऑफ कोर्स ग्रीनरी की वजह से। योगा मीन्स ऑक्सीजन, योगा मीन्स स्ट्रेचिंग, योगा मीन्स प्लेजर, पीस, माइंड को रिलैक्स रखना। योगा का मेन मकसद ही है ये। तो योगा तो बहुत कामयाब चीज़ है। आजकल वैसे ही इतना स्ट्रेसफुल जो दौर गुजर रहा है, उसमें तो बच्चों को भी ज़रूरत है योगा की, और हर एक को ज़रूरत है। अब बेसिकली हमारे यहाँ आपको बात बताऊँ, आप अगर आप वेस्टर्न में चले जाएं या ये हमारे एशियन रीजन में थाईलैंड और ये फिलीपीन, आप देखो वहाँ पे प्लांटेशंस की जो वो है, आप सोचो बड़े बड़े जंगल्स, और बड़े बड़े जंगल्स में लोग हज़ारों मील जो है वॉक भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे बैठ के बाकायदा लाफ्टर थेरेपी बनाए हुए हैं, उसमें भी शुरुआत तो योगा से ही करते हैं। ये मेडिटेरियंस, ये इसको कहते हैं मेडिटेरियंस, वो बहुत बड़े बड़े हज़ारों लोग उधर जाते हैं, फीसेस भरते हैं और अपने मेंटल लेवल को एक एक महीना वहाँ पे रहते हैं और अपने लेवल्स को ठीक करते हैं। कितनी तो बीमारियाँ हैं जो योगा से ठीक की जाती हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से आप बहुत सारी चीज़ें ठीक करते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैंसर नो डाउट ड्रग्स से ज़्यादातर ट्रीट होता है, लेकिन कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लेवल ऑफ ऑक्सीजनेशन, लेवल ऑफ ब्रीदिंग पैटर्न से आप चीज़ों को ठीक करते हैं। बिल्कुल, ये बात आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट कि आप माशाल्लाह आपने तो मेरे अल्फाज को बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया। लाइक तो अच्छा, बच्चों पे आते हैं, जिस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, ये जो बच्चों के सीखने का अमल है, जिस पे हम प्रोग्राम में आने से पहले बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब के पास अक्सर बच्चे आते होंगे कि डॉक्टर साहब ये सीख नहीं पाता, प्रॉपर ध्यान नहीं है इसका, चीज़ें समझाई जाती हैं बार बार, स्ट्रेस लेता है, थक जाता है। ये क्या चीज़ें आजकल हम फेस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा ये टॉपिक भी है और बहुत एलिबरेटेड टॉपिक है। कई दफ़ा तो उसमें दिनों में जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि होता है क्या,
क्योंकि इसमें पहले तो फिगर आउट करना पड़ता है कि माँ बाप क्या चाहते हैं, उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं नहीं चाहते। कई दफ़ा माँ बाप को अगर समझना ये चीज़ तो वो समझ आती है जब बच्चा 1 साल का होता है, और कई दफ़ा आप कोई चीज़ लिखवा रहे होते हैं और वो प्रॉपर लिख नहीं सकता, या 8-9 महीने का बच्चा है, आप उसको कुछ दिखा रहे हैं और वो अपनी नज़र को ऐसे कर लेता है, हाँ। उसका मतलब कहीं इसका विजन प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है उसी दौरानिए में, 1 साल में ही आपको पकड़ना है कि एक बच्चा आपने कुछ सुनाने की कोशिश की लेकिन सुन नहीं रहा। कई दफ़ा मेरे पास बच्चे आते हैं एक पर्टिकुलर रिदम पे तो रिस्पॉन्स करते हैं, कहते हैं कि टीवी पे ये म्यूजिक लगाते हैं सुन रहा है, लेकिन नाम बुलाते हैं तो नहीं सुन रहा, कुछ बोल रहे हैं तो नहीं सुन रहा। अब उसमें अडॉप्टेशन ऑफ पेरेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि यार जाके ऑडियोमेट्री कराओ, बेरा टेस्ट कराओ, तो आपको पता चले कि ये जो आपके अंदर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसमें अंदर हेयरिंग का कोई मसला आ रहा है। जी। अगर फर्ज करें किसी वक्त हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं भी है, एग्जाम्पल लेते हैं हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको कहेंगे कि हेयरिंग का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्टिल ऑडियो विजुअल में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं तो वो देख तो रहा है लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा। सही। जैसे टीचर्स होते हैं कई दफ़ा बोले जा रहे हैं, बच्चे के दिमाग में तो ऐसे जा रहा है, बस ऐसे म्यूजिक वाले सिर्फ लेटर जा रहे हैं और कुछ जा ही नहीं रहा, सही है, क्योंकि या तो उसका जो ध्यान कहीं और है, फोकस नहीं है उसका। फोकस नहीं है, या फिर अंदर इसके ऑडियो विजुअल का प्रॉब्लम है। सही है। उसकी ट्रेनिंग्स अलग हैं। अब उसको ट्रेनिंग के लिए जो हमें भाई ने बताया, क्या बताया कि कौन पकड़ेगा 1 साल के बाद। अब तो हमारे बच्चे कहाँ होते हैं, 18 महीने का बच्चा चला जाता है स्कूल में। हाँ। अब आपको पहले तो पकड़ना 1 साल 1.5 साल में। अब पहले पेरेंट्स को ये समझ आना चाहिए यार कि शायद मेरे बच्चे के अंदर ये कोई प्रॉब्लम है। इसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, इसको एक कहेंगे या कोई छोटी सी चीज कमी छोटी सी कहेंगे, कमी कहेंगे। कमी का लफ्ज़ ज़्यादा। इसको अगर कहेंगे ना कि कोई फॉल्ट है तो ये फॉल्ट बहुत बड़ा ही बन जाएगा। सही है। इसको कमी है, इसको आपको कमी को, जैसे अगर फर्ज करो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मुझे बॉटल उठाना नहीं आ रहा तो मैं सीखूंगा या सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब कोई गेम्स कुछ होते बच्चे हैं, कम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फर्ज करो मुझे योगा करना नहीं आता जी। तो मैं ट्रेनिंग लूंगा ना योगा टीचर से। मैं तो ये नहीं स्कूल में जाके मुझे कोई भी टीचर सिखा दे योगा की ट्रेनिंग, कुछ सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता ना, तो प्रॉपर ट्रेनर सिखाएगा। या मैं अपने गैजेट्स को यूज करूंगा इसको सीखने के लिए, या उस प्रॉब्लम को कहीं डिस्कस करूंगा उन्हीं लोगों में जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो। अब कई दफ़ा कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है अल्फ़ाबेट्स लिखने में। अब आपने स्टार्ट किया अ ब क ड, आजकल तो अ ब क ड करना सिखाते हैं, तो साउंड्स में पहले तो साउंड्स बोलने में प्रॉब्लम आया कि नहीं यार बोल नहीं रहा, चले ओके फाइन, तो चला रहा है या स्टम्पिंग कर रहा है, या फिर सेंटेंस को बड़ा हो गया, सेंटेंस नहीं बना रहा, या वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सक रहा। अब लिखने की बारी आ गई, लिखते हुए इसने बी को उल्टा बना दिया, तो आप उस वक्त उसको विजुअलाइज कर लेंगे यार ये बी को उल्टा बना रहा है, सी को ऐसे नहीं लिख रहा है, ऐसे शुरू में लिख तो रहा है। बच्चे उल्टे ही लिखते हैं, लेकिन Of course, अगर लेकिन इसको आप ट्रेन ज़्यादातर कर रहे हैं और ट्रेन नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो आप इसको उसी वक्त समझे कि इसके अंदर थोड़ा सी कोई कमी है जिसको हम अगर सेटल करते हैं तो सेटल हो जाएगा। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स हैं। आप फर्ज करें कि एक ब्लाइंड है जो नाबीने होते हैं, नाबीने अफराद में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे जहन में 6 सेंस रखी होती है। हमारे यहाँ पे अगर मेरे पास 5 सेंस है तो उसके बाद 6 सेंस होती है। वो कुदरती तौर पे बहुत जीनियस होते हैं। अब उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, उनके अल्फ़ाबेट्स अलग होते हैं, उनकी डिक्शनरीज अलग होती हैं, उनकी पढ़ाई डिफरेंट होती है। ऐसे डाउन्स हैं, उनकी पढ़ाई डिफरेंट है। तो इसी तरह लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट है, और उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं। आम टीचर्स नहीं होते कि हर स्कूल में आपने जाके बिठा दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो गैजेट्स बहुत ज़्यादा आपने दे दिए होते हैं, या बहुत ज़्यादा इसको स्टबन बना देते हैं, या बहुत ज़्यादा इसको फरमाइशी प्रोग्राम वाला बच्चा बना देता है। तब भी वो बच्चा फोकस नहीं करता, अटेंशन डेफिसिट होता है और हाइपर एक्टिव होता है। कई दफ़ा आप कहीं जाता है तो उसको कहते हैं यार, स्कूल में जाता है उसको कहते हैं यार ये तो ADHD का पेशेंट है, साथ ही लगा देते हैं, ADHD साथ लगा देते हैं।
अब क्योंकि उसमें अटेंशन डेफिसिट भी है और हाइपर एक्टिव भी है, स्टबन भी है, मारता भी है, लेकिन उसके पीछे हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। सही। अब पेरेंट्स को आपको पहले तो बैठाना है कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है ये तो बताओ। अब टीचर्स हिस्ट्री तो नहीं लेते हैं। अब हम लोग अगर हमारे पास आते हैं तो हम हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम स्पेशल टीचर्स को अपने साथ इनरोल करते हैं। अब उनको देखते हैं कि यार स्पेशल टीचर्स जो है उसको कैसे, इसको पहले को इसको जज करेगी कि ये ADHD है या AD है या HD है या इसको कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ लाड प्यार ने बिगाड़ दिया। सही। तो कई दफ़ा ये 3-4 चीज़ें होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप स्कूल, अब कई दफ़ा पेरेंट्स आते हैं, हमने तो 4-5 स्कूल चेंज कर दिए हैं, बच्चा हमारा सही नहीं हो रहा, भगा रहे हैं लोग हमारे स्कूल से, हम तो फेडअप हो गए। लेकिन उस वक्त बच्चों को समझ नहीं आई। अब लास्ट 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, मेरे पास एक बच्चा है बिल्कुल स्टबन, तोड़ फोड़ हर चीज़। पहले तो विजुलाइज किया कि हो सकता है ये ADHD हो, फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर मैंने AD लिखा, HD लिखा, ADHD लिखा, स्टबन लिखा, सारी चीज़ें लिखता गया मैं, जो चीज़ें गैदर करता गया हिस्ट्री से। एट लास्ट जब कंक्लूजन आया तो ADHD को अलग अलग किया मैंने, ये तो था, लेकिन ADHD नहीं था, डिसऑर्डर ऑफ साइकोटिक मोटर सिंड्रोम नहीं था, अलग अलग फैक्टर थे। लेकिन था क्या, लाड प्यार था, गैजेट्स थे, 18 घंटे बच्चा गैजेट्स देख रहा है। वो उर्दू की पावर ही खत्म हो गई थी उसकी बोलने की, सही। वो अपनी जबान ही कुछ बोलता रहता था। अच्छा। तो एक तो वो या तो इंग्लिश बोलता था या अपनी जबान बोलता रहता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो छोटी छोटी चीज़ें जो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार बनती रहती हैं, क्योंकि वो आगे मेमोरी को ख़राब करती है। फिर आपके आगे जाके अब टीचर्स को आप कैसे समझाते हैं, अब उनके लिए स्पेशल टीचर्स होते हैं। अब उन टीचर्स के पास, आप एक पीडियाट्रिशियन होते हैं तो हम उन टीचर्स के पास भेजते हैं, वो उनका पहले लेवल निकालती हैं कि उसका लेवल क्या है, सही। फिर इसके बाद वो पेरेंट्स को समझाती है। कई दफ़ा पेरेंट्स बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि यार ये आप क्या समझा रहे हैं हमें, सही। हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक था तो 4 स्कूल क्यों चेंज की, आप क्यों पीडियाट्रिशियन के पास लेके आए, पीडियाट्रिशियन ने समझाया तो आप टीचर के पास, स्पेशल टीचर के पास क्यों चले गए। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है, तभी आपको प्रॉब्लम होता है। अब अगर फर्ज करें एक बच्चा हमारे पास आता है ऐसे बच्चों को क्या काउंसलिंग की और पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है? पेरेंट्स की बहुत बड़ी काउंसलिंग होती है, बच्चे की तो बाद में करते हैं, पहले पेरेंट्स की करनी होती है, क्योंकि पेरेंट्स ही पहले अडॉप्ट नहीं करते कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये लाड प्यार जो है, जो हमें नहीं मिला, मैं बाज़ औक़ात इसको इस चीज़ से मशरूत कर रहा होता हूँ कि जो चीज़ें हमारे अंदर में ख्वाहिशात रहीं अपने दौर में, वो अब हमें जब अल्लाह ताला ने जब दिया तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास वो कमी ना रह जाए जो हम जिसके लिए तरसते रहे, देखते रहे, और सारी चीज़ें हमने उनको जब दे दिया, उनको ईजी मिला सब कुछ, बार बार उनको सारी चीज़ें ऑटो पे मिलती गई, उससे वो बच्चे हो गए ख़राब। हमने क्योंकि रगड़े खाए हुए हैं, मारें खाई हुई हैं टीचर्स की, पेरेंट्स की, घूमे फिरे आगे पीछे, ये दो वो सारा कुछ, तो हम लोग तो रगड़ा खाए हुए। ये जो पैम्पर्ड बच्चे हैं तो ये ख़राब नहीं हुए, हमें क्या करना चाहिए? अभी तक हम, सच्ची बात है, हम कंफ्यूज हैं एज ए पेरेंट्स कि हमें क्या करना चाहिए। वो सख्ती करनी चाहिए जो हमें मिली, या नरमी से बात करें तो फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं, हम करें क्या? अब वो सख्ती कर भी नहीं सकते। मैं दो उसमें फैक्टर्स हैं, 2 बातें आपने बताई। हाँ। आपने हमेशा देखा होगा जो रगड़ खा के बच्चा ग्रो करता है, वो लाड प्यार वाला बच्चा कभी ग्रो नहीं करता, वो हमेशा दम रहता है। अच्छा। वो दुनिया में बिल्कुल फैक्टर लो के हिसाब से रहता है। वो बहुत सारी कॉन्फिडेंस नहीं कर भी उसमें सकता, कम नजर आता है हमें तो। हाँ, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होती है कि लाड प्यार जिस बच्चे के साथ किया जाता है, या डिमांड एंड ऑफर वाली चक्कर जहाँ पे होती है, वहाँ पे हमेशा बच्चा आपको डिसग्रेडेड मिलेगा, लो लेवल पे मिलेगा, पढ़ेगा नहीं। आपने उसको सारी चीज़ें अवेलेबल करते रहे, उनके पास फोकस्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। जैसे अगर फर्ज करें कि आई बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, ठीक है, मेरे अम्मी बात दोनों बहुत बड़े कंसल्टेंट थे, अभी भी मेरी अम्मी शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, और वही मेरी मेंटोर है, मेरे अब्बा अम्मा मेरे मेंटोर हैं। बट उन्होंने बड़ा रगड़ा देके जो है ना मुझे सही पाला, सही किया। मतलब डिमांड्स तो पूरी की हैं, लेकिन साथ में डिमांड्स को रोकी भी हैं, फिर दी हैं, एहसास कराया कि पैसे की वैल्यू क्या है। सही। फिर इसके बाद हर उस अपॉर्चुनिटी पे वो डिमांड पूरी की है। मैंने अगर उनकी अपॉर्चुनिटी पे पूरा उतरा हूँ तो उन्होंने मेरी डिमांड पूरी की है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं क्लास 8 में था, 9 में, 8 में या 9 में,
तो मेरे अब्बा के ही वॉज अ जनरल फिजिशियन और उनके पास मेडिकल के केसेस आते थे। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात सिखाई कि ये मेडिकल के केसेस हैं, 9th क्लास का बच्चा हूँ मैं, और मुझे उन्होंने कहा कि यार ये रिपोर्ट जो है प्रॉपर तरीके से मैं लिख रहा हूँ और उसको तुम प्रॉपर तरीके से टाइप राइटर पर टाइप करो। 9th क्लास की बात है। अच्छा। अगर तुमने 1 साल ये प्रॉपर तरीके से सीख लिया टाइप राइटर पर, तो मैं तुम्हें मैट्रिक में जाओगे तो मैं तुम्हें कंप्यूटर दिला दूंगा। अब मेरा जो डिमांड था ना, वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो कंप्यूटर था और 1 साल टाइप राइटर पे टाइप करना था। अब मैंने कहा टाइप राइटर पे तो मुझे आता नहीं है, क्योंकि टाइप राइटर की तो राइटिंग बहुत, अब हमारे गैजेट्स में उसी तरह के वो आ रहे होते, लेकिन पहले तो टाइप राइटर। तो मैंने 1 महीना पहले एक पड़ोस में ही हमारे एक टाइप राइटर वाले की दुकान थी, उस पर मैंने जाके टाइप राइटर सीखा। अच्छा। फिर मैंने टाइप राइटर एक बाई किया और मैंने वो रिपोर्ट टाइप करना शुरू की। पहले मेरी रफ्तार जो है वो आधे घंटे में एक पेपर निकालता था, सही। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 वो रफ्तार 5 मिनट पे आ गई। 1 साल जब करता रहा तो फिर मुझे वो कंप्यूटर दिलाया गया। एक कंप्यूटर था उधर ही और काम मुझे वही करना था, लेकिन मैं दूसरे काम भी उससे कर लेता था। तो ऑफ कोर्स आपका जो इम्पोर्टेंस पता चली कि मुझे करना क्या है। फिर मुझे सिखाया गया लेबोरेटरी का काम, कि लेबोरेटरी को काम कैसे करना है, लेबोरेटरी में ब्लड ड्रॉ कैसे करना है। उस ज़माने में जो ट्यूब्स होती थी, उस ज़माने में जब 9-10 में होता था तो उस ज़माने में सिरिंजेस डिस्पोजेबल्स नहीं आती थी, बॉयल करते थे। सही। तो बताया जाता था बॉयल कैसे करनी है, सिरिंजेस कैसे निकालनी है, ब्लड कैसे ड्रॉ करना है। उस पे फिर एक था कि यार अब उस जमाने में मुझे फर्स्ट ईयर में चाहिए थी बाइक, सारी चीजें एक प्रोसेस के साथ बढ़ी ना। हम तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि डिमांड बच्चों की जो है वैल्यू होनी चाहिए। आजकल क्या आपने जैसे बात को आपको आगे ले जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो गया है। ये मजबूरी है, बहुत जरूरी है। ये तो वक्त ब्रेक है, पागल होता नहीं ब्रेक का पाओ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। डॉक्टर इब्राहिम साहब के पास चलते हैं और डॉक्टर साहब का एक वसी तजुर्बा है, अक्सर हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं डॉक्टर साहब को। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें इस वक्त और हालात को देखते हुए पेरेंट को अपने बच्चे के साथ दोस्ती वाला सलूक करना चाहिए जो दोस्तों के साथ होता है, या वो जो खिलाने वाली बात होती है कि खिलाएं सोने के चमचे से, देखें शेर की आंख से, सारे इस चीज़ को आप कितना बिलीव करते हैं? मैं क्या करना चाहिए? सेकंड वाली बात पे करता हूँ। हाँ। कि खिलाएं चम्मच सोने का, देखें नज़र यहाँ पे रख के। डिमांड एंड ऑफर, आपकी चीज़ें जब आप बच्चे देखें, पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर्स, ये तो दिमाग में रखें। टीचर अगर सख्त है और नरम भी है तो ही वो बच्चा कामयाब होता है। अदरवाइज अगर बच्चे को आपने, जैसे इन्होंने बताया, इन्होंने एक ट्रेन किया बच्चे को कि दादी के टाइम पे टीटी करते हुए गाड़ी पे नहीं लेके जाना, तो इन्होंने ट्रेन किया इसको। सही, जबरदस्त। दादी कहेगा यार टीटी करते रहो, तो ये तो टीटी करता रहेगा, कल तो रूम में जाके भी करेगा, कल टीवी तोड़ देगा। एक मेरे पास बच्चा आता था, इसका भी एक किस्सा सुनाता हूँ। किस्से सुनाने से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। बिल्कुल इसी तरह। तो पहला बच्चा पैदा हुआ 3 भाइयों के बीच में, एक पहले वाले भाई का बच्चा पैदा हुआ और दादा दादी थे। सही। तो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा, कुछ 5 साल पहले की बात है ये, और 4 साल बाद की बात सुनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा जी। तो पहले जब बच्चा पैदा हुआ, शुरुआत हुई, तो जब बड़ा होता गया तो चीज़ें उठा के चीज़ें तोड़ता था, तो दे यूज्ड टू लाफ, और शाम में दूसरी चीज़ आ जाती थी। सही। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फ्रिज जब खोलता था ठंडे उसके लिए, तो सब लेके घूमते थे उसको, सब गोद में ही रखते थे। तो अंडे तोड़ना शुरू हुआ, घर पे अंडे तोड़ना शुरू हुआ। एवरीबडी यूज्ड टू लाफ। ऐसे ही मेरे पास वैक्सीन्स के लिए आया तो उन्होंने डिस्कस किया, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा आजकल बड़े हमारा शेर जो है अंडे तोड़ रहा है। तो मैंने कहा तोड़ रहा है मतलब कैसे? कह रहे बस हम फ्रिज पे जाते हैं, अंडा रहता है, तोड़ देता है और वी गेट वेरी हैप्पी, बड़ा मज़ा आता है चीज़ें, और खिलौने भी तोड़ देता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा यार ये जो ट्रेनिंग्स है जो आप कर रहे हैं, ये दिस इज़ नॉट गुड। पेरेंट्स आए थे मेरे पास, दूसरी फैमिली के लोग नहीं आए थे, तो माँ थोड़ी सी चौंक गई। मैंने कहा हैव यू हर्ड ऑफ के आगे बच्चा ऐसा स्टबन हो जाता है और लेस एजुकेटेड होता है,
इसको कहते हैं जंगली बच्चे, मतलब आप जंगली की तरह पाल रहे हो उसको, आप उसको मैनेज नहीं सिखा रहे। कहता है, मैंने कहा और क्या करता है, मैंने कहा अब 1 साल का था, मैंने कहा ये टेबल पे क्या करता है, कह रहे टेबल पे बस प्लेट लेता है तो प्लेट पे बस चीज़ें सारी फेंक देता है, प्लेट भी गिर जाती है, हम जिसको यूज़ करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ और बढ़ती गई क्योंकि उन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया, सही, आते गए, तो आदत चीज़ें उसकी पुख्ता हो गई। पुख्ता हो गई। एक दिन आए मेरे पास कि डॉक्टर साहब, उन्होंने इसने 3.5 साल का या 3 साल का होगा कि उसने टीवी को पुश किया और टीवी फेंक दिया। अच्छा, तो मैंने कहा ये अंडे वाली बात है। अंडा पहले अंडा तोड़ते हुए, तोड़ता था, अब टीवी क्योंकि तोड़ता है। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करता हूँ कि जो कंप्लेन होती है मैं अपने कार्ड पे लिख लेता हूँ, और वो कंप्लेन जब कार्ड मेरे सामने आया तो मैंने उस पर, अब हर बच्चा तो याद नहीं रहता ना, हाँ। वो कंप्लेन पे मैंने कार्ड उठाया, मैंने कहा ये तो एक जमाने में अंडे तोड़ चुका है, हाँ। प्लेट भी तोड़ता था, खाना भी प्रॉपर स्पून और नहीं पकड़ता था, तो ये तो आपकी कंप्लेन तो उस जमाने की है। मैंने कहा ये जमाने से ये खराब होता जा रहा है, स्टबन हो रहा है। जैसे एक बात कही ना उन्होंने, शांत करना ज़रूरी होता है बच्चे को। आप टेबल मैनेज सिखाते हैं, होम मैनेज सिखाते हैं, एजुकेशन मैनेज सिखाते हैं, स्लीपिंग मैनेज सिखाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा कहता है कि यार मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाना खाऊंगा तो उधर खाऊंगा, इधर खाऊंगा, खाना ले के आओ मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा उधर टेबल पे। तो ये मैनर्स है। सुन्नत क्या है, आप बैठते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हैंड वॉश करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाना हाथ से खाने की कोशिश करते हैं, एक साथ लोग बैठे होते हैं, am I right? अब कई दफ़ा सोते हुए कोई बच्चे की फरमाइश हो कि नहीं यार अब तो मैं वॉशरूम तो मैं बेड पे ही करूँगा, तो आप क्या करेंगे? कुछ पेरेंट्स करते हैं, पैम्पर पे ही रखते हैं, 5-5 साल पैम्पर पे। मैं कहता हूँ यार 5 साल हो गए पैम्पर, 5 साल हो गए बॉटल, छूटता ही नहीं है। क्योंकि वही वाली बात जो आपने एक बात कही कि बच्चे को किस तरह पाल रहे हैं, शुरू से किस तरीके से ग्रूम कर रहे हैं। एजुकेशन। अब आजकल, अब आपने एक बात कही कि आजकल मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल हमने पैदा की है क्योंकि हम अपनी आसानी चाह रहे हैं। हमें बार बार नहीं है कि हम वॉशरूम लेके जाएं, हमें है कि हम तंग ना हो, हम अपने गैजेट्स को यूज करें। इन्होंने एक बात बताई कि हम गैजेट्स को बंद कर देते हैं। व्हाट आई डू, मैं भी यही करता हूँ कि मैं रात को फोन बंद कर देता हूँ, आफ्टर 10 आई डोंट यूज माई फोन। तो ऑफ कोर्स आपकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है। मैं अपनी बेटियां हैं उनको बुलाता हूँ, नो डाउट मेरी बच्चियां बड़ी भी हो गई हैं, लेकिन स्टिल मैं उनको बुलाता हूँ, मेरे साथ बिठाता हूँ, हम बात कर रहे होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, बात नहीं कर रहे होते। हमारी बेसिकली अब जो पेरेंट्स है ना वो अपने आप में बहुत बिजी हैं, तो उनको एजुकेशन लेवल देने का चांस ही नहीं मिल रहा। अब आप पुराने वक्तों में चले जाए ना, आप आंख बंद करें और अपने माँ बाप को सोचें उन्होंने पढ़ाया कैसे आपको, उन्होंने आपको कैसे पाला है, सेम आपको इसी तरह ही पालना है। सही। आपका अगर आप उससे मुत्तफिक हैं, अपनी तरबियत से मुत्तफिक हैं तो एग्जैक्टली आप मुत्तफिक हैं, इसीलिए आज इधर बैठे हैं आप। हाँ, ऑब्वियसली। अगर मैं आज अपनी बैठा हूं तो मैं अपने आपको कह रहा हूं कि मेरे पेरेंट्स मेरे मेंटोर हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं अपने पेरेंट्स की ही सबको मिसाल देता हूं कि उन्होंने जैसे मुझे पाला है ऐसे मुझे बच्चों को पालना है। अगर मैं कल कहूं कि मेरी बेटी है, शी इज बिकमिंग अ लॉयर, मैं इसको यही बताता हूं कि मैंने कहा देखो डिग्री लोगी तो तुम्हारी वैल्यू है। मैंने कहा देखो ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, मैंने कहा ये चीजें करोगे एक लड़की की तरह ही तुम्हें पलना है, नो डाउट। दे आर, मैं उनको पालता बेटों की तरह हूं, मेरी 2 बेटियां तो मैं बेटों की तरह ही पालता हूं, लेकिन स्टिल उनको सारी चीजें पता होना चाहिए, किचन में कैसे रहना है, आगे जाके इसको दूसरे घर में जाना है तो किस तरह रहना है, क्योंकि ये आपके एजुकेशन कौन करता है। उसको चीजें बर्दाश्त करनी है, उसको चीजें सेटल रखनी है। अगर आपने यही चीजें छोटेपन में नहीं सिखाई, बड़े में कभी जिंदगी में वो बच्चा या कोई भी आदमी उसमें पहुंच ही नहीं सकता। आप अगर देखें लाड प्यार वाले बच्चे कभी भी एजुकेशन में, घरों में कभी भी नहीं, कामयाब हमने नहीं उनको होते। बिल्कुल डल देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें टाइम ऐसे यकीन जाने के गुजर गया, बिल्कुल पता है